जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन देखने से पहले आपने अगर डिफरेंशिएशन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिफरेंशिएशन का जाकर के कंप्लीट वीडियो है, वो देख लें। तो इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और ये हम लोग देखते हैं कैसे। तो हमने देखा था कि मान लो dy बाई डी एक्स इक्वल टू है z। जैसे आपने y को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x तो मान लो z आया। और हमने देखा था कि भाई जो dy बाई डी एक्स होता है वो सिंपली डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स ही तो होता है। बस ये है वहां पे कि डेल्टा x बहुत छोटा होता है, टेंड्स टू जीरो होता है, इसीलिए dx को हम लोग इसीलिए डेल्टा x को हम लोग dx लिख देते हैं। और x में बहुत छोटा चेंज होगा dx से, तो y में भी चेंज बहुत ही छोटा होता है, तो डेल्टा y भी बहुत छोटा है होता है, इसलिए हम लोग डेल्टा y को लिख देते हैं dy। ठीक है। तो अब क्या है कि आप अगर इसको ऐसा लिख सकते हो तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं डेल्टा वाई इज इक्वल टू जेड इंटू डेल्टा एक्स? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से तो ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा कि dy इज इक्वल टू जेड डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, dy इक्वल टू जेड डी एक्स। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब ये dy को हम लोग, अब इस चीज को हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। अब आप बोलोगे सर ये इंटीग्रेटिंग होता क्या है, तो ये तो हम लोग समझेंगे। बस फिलहाल जो है वो आप ये समझ लो कि ये सिंबल इंटीग्रेशन का होता है और दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जेड डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ जेड डी एक्स। और ये जो है ना इंटीग्रल जेड डी एक्स, इसको हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पढ़ते हैं इसे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम z को इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा, इंटीग्रल dy होता है y, इंटीग्रल dy जो होगा ये होगा y, dy का इंटीग्रेशन y। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम z को इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो हमें y मिलेगा। अगर हम z को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमें y मिलेगा। अब देखो z क्या होता था, z जो है वो तो y का डिफरेंशिएशन होता था, तो z होता था y का डिफरेंशिएशन। इसका मतलब जो डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आ रहा है ना, y को डिफरेंशिएट करने से z आता था और z को इंटीग्रेट करने से y आ रहा है। इसका मतलब जो डिफरेंशिएशन में जो आंसर आता था ना, अगर आप उसी को फिर से इंटीग्रेट कर दो तो आपको वही वाला वैल्यू मिल जाएगा जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे थे। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, बिकॉज y को डिफरेंशिएट किया तो z मिला और z को इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमें y मिल रहा है। तो दैट इज व्हाई इंटीग्रेशन इज कॉल्ड रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे आप एग्जांपल से समझ लो कि भाई अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लो, जैसे tan x को डिफरेंशिएट करते थे तो आता था sec स्क्वायर x। क्या आता था, sec स्क्वायर x आता था। इसका मतलब तो ये हुआ कि सर sec स्क्वायर x को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, sec स्क्वायर x को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो क्या हमें tan x मिल जाएगा? बिल्कुल सही, sec स्क्वायर x को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें tan x मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली sin x को डिफरेंशिएट करते थे तो हमें cos x मिलता था, dy dx ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं cos x को इंटीग्रेट कर दूंगा ना तो हमें sin x मिल जाएगा, cos x को इंटीग्रेट कर देंगे तो sin x मिल जाएगा। ठीक है, और ये कैसे करते हैं, देखो ये कैसे लिखते हैं, मतलब ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो ये हो गया cos x dx और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए, और इधर d ऑफ समथिंग उसको इंटीग्रेट करोगे तो वही समथिंग मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे d ऑफ sin x है उसको इंटीग्रेट किया तो sin x हो गया, d ऑफ tan x है उसको इंटीग्रेट किया तो tan x हो गया, ये d ऑफ y है इसको इंटीग्रेट किया तो y हो गया। ठीक है, इसका मतलब तो भाई हमें ये पता चला कि डिफरेंशिएशन करने से जो आंसर आता है अगर मैं उसी को इंटीग्रेट कर दूं तो हमें सेम चीज मिल जाएगा।
अब देखो यहाँ पे ना एक चीज और खास है, क्या है कि आप देखोगे इंटीग्रेशन वाले में कि सब जगह लास्ट में सी, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं उसको, सब जगह उसमें लास्ट में एक कांस्टेंट ऐड किए हुए रहते हैं। ऐसा पता है क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने पढ़ा था देखो कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। जैसे देखो मान लो अगर आप tan x प्लस सी को डिफरेंशिएट कर रहे हो, इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग tan x प्लस सी विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? देखो आप एक बार tan x को डिफरेंशिएट करोगे, फिर यहाँ पे प्लस साइन है, फिर आप c को डिफरेंशिएट करोगे, tan x का डिफरेंशिएशन तो sec स्क्वायर x हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप जानते हो कि जीरो होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अभी ये tan x प्लस सी को डिफरेंशिएट करने से यही चीज आ रहा है, sec स्क्वायर x आ रहा है, तो आप बोल सकते हो ना कि sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यही चीज मिल जाएगा, tan x प्लस सी, वेयर सी कैन बी एनी कांस्टेंट, बिकॉज कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी जैसे ऊपर किए वैसे ही करके दिखा रहा हूं आपको। तो डी वाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस सी हमने देखा कि कितना आया, sec स्क्वायर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो आप तो डी ऑफ tan x प्लस सी क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx। इसको इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स कर दो तो इंटीग्रल ऑफ ये आपका इस साइड में हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ tan x प्लस सी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx। और ये डी ऑफ tan x प्लस सी, डी ऑफ एनीथिंग रहेगा ना उसको आप इंटीग्रेट करोगे तो वही चीज आ जाएगा, तो डी ऑफ tan x प्लस सी इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये हो गया tan x प्लस सी, तो ये आपका हो गया tan x प्लस सी। तो देखो क्या मिल गया आपको, लाइक इफ यू आर इंटीग्रेटिंग sec स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सो यू आर गेटिंग tan x प्लस सी। तो ये यहाँ पे एक लास्ट में c ऐड हो जाता है, और उसका रीजन ये है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ठीक है, तो अगर आप इस वाले राइट हैंड साइड को अगर आप डिफरेंशिएट भी करोगे तो आपको ये sec स्क्वायर एक्स ही मिलने वाला है, बिकॉज c का तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। तो हम लोग इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, बिकॉज ये c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये इनडेफिनेट है, मतलब कुछ वैल्यू इसका पता है नहीं। ठीक है, तो अभी देखो, तो क्या सर ऐसा सब चीज के लिए होगा? लाइक हमने बहुत सारा डिफरेंशिएशन पढ़ा था, यस, किसी भी चीज को आप डिफरेंशिएट करने से जो आंसर मिलता है, अगर आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको वापस वही चीज मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल से देखते हैं हम लोग, जैसे sin x प्लस सी का डिफरेंशिएशन। अब देखो मैंने यहाँ पे सब जगह सी सी लिख दिया, ऐड कर दिया है, ठीक है, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही होता है। तो जैसे sin x का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था cos x, तो sin x प्लस सी का भी डिफरेंशिएशन cos x, बिकॉज सी का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। तो इसका रिवर्स प्रोसेस क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा कि इफ आई इंटीग्रेट cos x विथ रेस्पेक्ट टू x, देन यू विल गेट sin x प्लस सी। जिस चीज को डिफरेंशिएट कर रहे थे वही चीज हमें मिल जाएगी। सिमिलरली cos x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस साइन एक्स। आई होप आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया होगा, नहीं याद किया है तो बिल्कुल याद कर लो यार, इसके बिना कुछ काम नहीं चलने वाला है। तो cos x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस साइन एक्स, तो cos x प्लस सी का भी डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स ही होगा। इसका मतलब माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, cos x प्लस सी। सिमिलरली tan x का आपने अभी अभी देखा, tan x का sec स्क्वायर एक्स होता है उसका डिफरेंशिएशन, तो tan x प्लस सी का भी डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होगा, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी हो जाएगा। सिमिलरली cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर एक्स होता था, तो cot x प्लस सी का भी डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर एक्स ही होगा। सो इफ यू इंटीग्रेट माइनस cos x स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, देन यू विल गेट cot x प्लस सी। सिमिलरली sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, तो sec x प्लस सी का भी डिफरेंशिएशन sec x tan x, तो sec x tan x को इंटीग्रेट करेंगे तो विल गेट sec x प्लस सी। सिमिलरली cosec x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस cosec x इंटू cot x, तो cosec x प्लस सी का भी डिफरेंशिएशन यही रहेगा, और अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे माइनस cosec x cot x को तो यू विल गेट cos x प्लस सी। ln x का डिफरेंशिएशन होता था 1 बाई एक्स, तो ln x प्लस सी, यहाँ पे c जो है वो ln के अंदर नहीं है, बाहर से है, तो ln x प्लस सी, ठीक है, उसका भी डिफरेंशिएशन वही हो जाएगा 1 बाई एक्स। दैट मीन्स 1 बाई एक्स को आप इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट ln x प्लस सी। सो दिस इज ln x प्लस सी। c इज एनी कांस्टेंट whose वैल्यू वी डोंट नो, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता था e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी होगा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी होगा e टू द पावर x ही, और प्लस c। ठीक है, आप यहाँ पे भी c जोड़ सकते हो ना ऐसे, लाइक यहाँ पे भी जोड़ सकते हो आप, जैसे हम लोग अभी जोड़ते हैं कि e टू द पावर x प्लस c का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा। तो अगर मैं e टू द पावर x दिए e टू द पावर x का इंटीग्रेशन कर दूं तो हमें e टू द पावर x प्लस c ही मिल जाएगा।
तो बेसिकली आपको याद रखना है कि जो भी डिफरेंशिएशन करने से जो आंसर आता था उसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट सेम आंसर, लास्ट में कांस्टेंट जोड़ देना है। अब देखो सबसे जो फेमस वाला फॉर्मूला था ये था आपका x टू द पावर n वाला डिफरेंशिएशन में। तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता था n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। तो अगर मैं x टू द पावर n प्लस c का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये वही रह जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। इसका मतलब अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन को इंटीग्रेट कर दूं तो आई विल गेट x टू द पावर n प्लस c। ठीक है, और ये वाला चीज है, ये देखो सॉरी, ये आंसर में ये आ रहा है ना, तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट x टू द पावर n प्लस c। अभी n जो है ना वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आप देखोगे कि कांस्टेंट टर्म जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आता जाता है। अगर अगर आप क्या है कि लेट अस से इंटीग्रल ऑफ n इंटू एफ एक्स dx, कोई फंक्शन है fx और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है ये कोई कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आराम से आ जाता है। जैसे डिफरेंशिएशन बाहर आ जाता था, डिफरेंशिएशन में भी तो वही होता था ना कि मल्टीप्लीकेशन में होता था तो वो आराम से डिफरेंशिएशन के अंदर बाहर आता जाता था। तो सिमिलरली यहाँ पे एफ एक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाइड है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है। तो यहाँ पे जो है आपका ये n को मैं बाहर ले सकता हूं तो ये बन जाएगा, अच्छा ये n को बाहर ले लिया और फिर इसको इस साइड लेते गए तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n माइनस वन डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू x टू द पावर n बाई n प्लस c बाई n। अब c जो है एक कांस्टेंट है तो c बाई एक नंबर वो भी एक कांस्टेंट ही होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख ले सकते हो, मान लो इसको मैंने c की जगह c1 लिख दिया, भाई नोटेशन ही तो देना है, c1 बाई n हो गया। अब एक बात बताओ, ये कन्वीनियंट वे नहीं है फॉर्मूला याद रखने का, मतलब ऐसे थोड़ा अजीब लग रहा है x टू द पावर n माइनस वन डी एक्स। तो कन्वीनियंट वे फॉर्मूला याद रखने का ये होगा कि अगर मैं इसको n माइनस वन को n ले लूं, n माइनस वन को अगर मैं क्या ले लूं n ले लूं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx। तो हमें सब जगह n माइनस वन के जगह पे जो है वो n बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे n माइनस वन के जगह पे अगर एक एक्स्ट्रा ऐड करके बढ़ा रहे हैं तो इधर भी n के जगह n प्लस वन बैठाना पड़ेगा। तो इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx ये हो जाएगा x टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। और ये c1 एक कांस्टेंट है, c1 बाई n जो होगा वो भी एक कांस्टेंट ही होगा, उस कांस्टेंट को c से डिनोट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन में जो फॉर्मूला होता था वो उसी टाइप का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में ये हो जाता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे ज्यादा तो यूज इसी का आता है जनरली। सो आपको ये याद रखना है कि इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n, आपको ये याद रखना है कि इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx जो होगा वो क्या होगा, वो होगा x टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। याद रहेगा ये। अच्छा अब आप ये बोल सकते हो सर आपने अभी बोला था कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब सर अगर मैं ये राइट हैंड साइड को अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या हमें फिर से x टू द पावर n ही मिल जाएगा? चलो चेक करते हैं। तो अगर मैं राइट साइड को डिफरेंशिएट करूं, राइट साइड में जो आया है, जो इंटीग्रेशन का जो आंसर आया है x टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो हमें x टू द पावर n ही मिलना चाहिए। अभी आपको तो डिफरेंशिएशन आता है तो ये करके देखते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म है, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पे ये जो वन बाई एन प्लस वन है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, तो वन बाई एन प्लस वन बाहर आ गया, अंदर में रह गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन। और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो गया। तो ये आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अभी आप लगा दो। तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन आप जानते हो, n x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन होता है। तो x टू द पावर n प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर n प्लस वन माइनस वन। तो ये कितना हो जाएगा n प्लस, सो ये हो जाएगा n प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर n प्लस वन माइनस वन, और ये n प्लस n ये कट गया तो ये हो जाएगा x टू द पावर n। तो देखो इसको आपने डिफरेंशिएट किया ना तो आपको x टू द पावर n ही मिल गया। ठीक है, तो ये ऑलवेज ट्रू होता है। और अब हम लोग देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले। जी हाँ, सबसे ज्यादा यूज यही वाले फॉर्मूले का आता है, मोस्ट ऑफन यूज्ड।
इसीलिए मैंने वो इंटीग्रेशन समझाने के जस्ट बाद इस पे मैं आ गया। क्या है भाई ये कह रहा है कि यार x टू द पावर n का तो तुमने देख लिया इंटीग्रेशन क्या होगा, फॉर्मूला देख लिया, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस एनी कांस्टेंट c, ये तो याद रखना ही है। लेकिन यार अगर x टू द पावर n के जगह जो है ना वो थोड़ा सा कुछ अलग हो, मतलब ax प्लस बी का पावर n हो, ax प्लस बी का पावर n हो, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ओके, जैसे यहाँ पे a और b तो कोई कांस्टेंट ही है, n जो है वो भी एक कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, याद रखना है आपको। लाइक देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता था ना कि x टू द पावर n का फॉर्मूला भी आपने याद किया, मतलब मान लो z टू द पावर n है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा इंटीग्रेशन का, z टू द पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन। अच्छा, लेकिन ये z टू द पावर n का डिफरेंशिएशन तो आप dz के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, लेकिन यहाँ पे अगर मैं ax प्लस b को z मानूं तो यहाँ पे तो z टू द पावर n है, लेकिन इधर तो dx है, तो उसका आंसर तो सिंपली ये नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है कि z टू द पावर n का जो फॉर्मूला होगा ना, z टू द पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो फॉर्मूला वही वाला रहेगा, बस आपको करना क्या है कि x का जो कोएफिशिएंट है ना a, उससे डिवाइड कर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ax प्लस बी का पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन, और सिंपली जो x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है, तो x का कोएफिशिएंट a है तो a से आपको डिवाइड कर देना है, और प्लस बाद में c को हम लोग जोड़ ही देते हैं। अभी इसको हम लोग नहीं समझ में आया आपको तो प्रूफ करके दिखाते हैं। तो मान लो कि ax प्लस बी को z मान लेते हैं, ठीक है, लेट ax प्लस बी इज इक्वल टू z। अच्छा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, वेरिएबल ही चेंज कर दे रहे हैं। तो वेरिएबल x था उसको हम लोग वेरिएबल को z बना दे रहे हैं, मतलब ax प्लस बी को z मान लिया, तो यहाँ पे z टू द पावर n हो जाएगा। तो हम लोगों को जो फॉर्मूला होता है ना x टू द पावर n वाला, तो उसमें जैसे यहाँ पे x टू द पावर n लिखते हो तो इधर dx लिखना पड़ता है। सिमिलरली अगर आप इसको z टू द पावर n लिखोगे तो यहाँ पे तो dz के टर्म्स में लिखना चाहिए। लेकिन क्या dx और dz सेम होगा, नहीं, मतलब dx को आप सिंपली ऐसे dz नहीं लिख सकते, तो हमें निकालना पड़ेगा कि भाई dx को कैसे लिखें dz के टर्म्स में। अब ये कैसे निकालेंगे भाई, तो देखो ax प्लस बी को हमने z मान लिया, ठीक है, तो आप क्या करो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, दोनों साइड आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ z। अच्छा भाई, ये दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x। तो अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पे तो दो टर्म्स हैं तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहला टर्म हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अभी a जो है वो एक कांस्टेंट है तो a विल कम आउटसाइड डिफरेंशिएशन, सो ये हो जाएगा a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और प्लस सेकंड टर्म जो है वो है b, तो ये हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ b इज इक्वल टू, ये आपका हो गया dz बाई डी एक्स। अभी dx बाई डी एक्स क्या होगा, वन, तो ये हो गया आपका a इंटू वन, और b एक कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू dz बाई डी एक्स। So this is a is equal to dz by dx. So you can write a dx equal to dz. ठीक है, तो यहाँ पे dx इक्वल टू आ जाएगा dz by a। तो बेसिकली हम dx को ऐसे dz नहीं लिख सकते, यहाँ पे dx इक्वल टू dz by a आएगा। कैसे आएगा, कैसे आया फिर से बता देता हूँ, ax प्लस b को z माना, फिर दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके ये चीज आया। अभी उसका थोड़ा शॉर्टकट तरीका भी है, मतलब इतना लंबा आपको एक बार समझ में आ गया तो फिर इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर हम लोग आराम से जल्दी से लिख सकते हैं। जैसे देखो ax प्लस बी इज इक्वल टू जेड है, तो इसको सिंपली हम लोग बोलेंगे कि दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब a इंटू डी एक्स, बी का तो डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, इज इक्वल टू डी जेड, तो ऐसे करके जल्दी लिखा जाता है। तो a डी एक्स इक्वल टू डी जेड देखो जल्दी आ गया, तो अगर आप ये ऐसे कर पा रहे हो तो फिर तो ये बहुत बढ़िया है, आपका स्टेप कम हो जाता है। तो अब ये वैल्यूज बैठा दो आप, तो ये वैल्यूज क्या था, इंटीग्रल x ax प्लस बी टू द पावर n dx था, ax प्लस बी के जगह पे यू विल सब्स्टिट्यूट z, और ऐसे dx को डायरेक्टली dz नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे इंटीग्रल z टू द पावर n dx है, तो मतलब देखो ये इधर वेरिएबल x है इधर z है, तो आप इसको डायरेक्टली z टू द पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन नहीं लिख सकते, ठीक है, ना ही आप इसको डायरेक्टली x टू द पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं फिर,
आपको dx को चेंज करना पड़ेगा dz के टर्म्स में। तो अभी अभी तो हम लोगों ने ये निकाल के रख लिया है कि dx इज इक्वल टू dz बाई ए। तो dx की जगह पे आप dz बाई ए बैठा दीजिए। और देखो यही जो है ना, ये यहाँ पे 1/a ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया, तो मल्टीप्लीकेशन में ये आ गया 1/a। तो यही 1/a को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, और फिर यही वाला 1/a जो है वो लास्ट तक रह जाता है बाहर में, इसीलिए हमारा आंसर में वो एक ए टर्म एक्स्ट्रा आ रहा था। तो देखो अब इसके बाद तो आसान है, ये 1/a बाहर निकाल लिया, ये मल्टीप्लीकेशन में था, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लिया इस टर्म को। इंटीग्रेशन के अंदर में रह गया बस z टू द पावर n dz। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z टू द पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस मान लो यानी कांस्टेंट c1 नाम दे देता हूँ। तो अब जो है आप z का वैल्यू बैठा दो बस, तो ये हो जाएगा 1/a इंटू जेड का वैल्यू था ax प्लस बी, सो दिस विल बी ax प्लस बी का पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस C1, ये ब्रैकेट खुलेगा तो इधर हो जाएगा C1/a, सो दिस विल बी C1/a। तो C1 एक कांस्टेंट है, तो C1 बाई एक कांस्टेंट बाई कांस्टेंट कांस्टेंट ही होगा। अब वो वाले कांस्टेंट को मैं C नाम दे देता हूँ। ये तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है ना यार, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, तो नाम जो डालना है डाल दो। तो ये कितना हो जाएगा 1/a इंटू दिस। तो यही आ गया मेरे दोस्त आंसर, और यही तो आया था पहले, यही तो पहले आया था आंसर। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि इंटीग्रल ऑफ ax प्लस बी का पावर n dx रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपली z का पावर n का जो फॉर्मूला होता था, मतलब ये है समथिंग टू द पावर n, आप ऐसे समझो दिस इज समथिंग समथिंग टू द पावर n। तो वो फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला के हिसाब से ये आंसर होना चाहिए था समथिंग टू द पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन और प्लस सी। लेकिन हम लोग सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज ऐड हो रहा है, ये 1/a है, मतलब x का जो कोफिशियंट है ना a, तो ये एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है, बस ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है। तो आप इसको ऐसे डायरेक्टली लिखोगे, आपसे इसको अभी आप डायरेक्टली लिखोगे। जैसे देखो, मान लो अगर ऐसा है इंटीग्रल ऑफ, मान लो ऐसा है इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ ax प्लस बी, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ ax प्लस बी dx। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसका इंटीग्रेशन आप, इंटीग्रल साइन एक्स क्या होता है बोलो, इंटीग्रल आपको निकालना है इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ ax प्लस बी dx। अब आप बोलोगे कि अच्छा भाई हम जानते हैं कि इंटीग्रल जो साइन एक्स होता है तो वो होता है माइनस कॉस एक्स। तो आप बोलोगे कि अच्छा x के जगह जो है वो आ गया है ax प्लस बी, सिंपली x के जगह क्या आ गया है, सिंपली x के जगह ax प्लस बी आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला वही रहने देंगे, माइनस कॉस एक्स के जगह सिंपली बैठा देंगे ax प्लस बी, और इसको ना डिवाइड कर देंगे कितने से, जितना x का कोफिशियंट है, x का कोफिशियंट a है, तो a से इसको डिवाइड कर देंगे, और बाकी कांस्टेंट तो वैसे ही रह जाएगा। तो ये शॉर्टकट तरीका से आप जल्दी लिख सकते हो, और आप इसको प्रूफ करके भी देख सकते हो, प्रूफ करके भी देख सकते हो। प्रूफ करके देखोगे तो चलो हम लोग जल्दी से कर लेते हैं प्रूफ, जैसे पिछली बार अगर किया था। तो हम लोग क्या मान लेंगे, z इज इक्वल टू मान लेंगे ax प्लस बी, तो यहां से हम लोग dz बाई dx लिखेंगे, तो ये हो जाएगा d बाई dx, जेड का वैल्यू बैठा दो, तो ये क्या हो जाएगा, दो टर्म आ गया डिफरेंशिएशन का, और यहाँ पे a जो है वो कांस्टेंट है, a डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, और b कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो ये आपका आ गया a, सो dz बाई dx is equal to a, और you can say dx is equal to dz by a। तो dx का वैल्यू हमने dz में निकाल लिया। अभी ऊपर में जो है, ऊपर में क्या है, इंटीग्रल ऑफ साइन ax प्लस बी dx, तो ax प्लस बी को z मान लेता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल साइन z, और dx के जगह पे क्या आ गया, dx के जगह पे आ गया dz बाई a। अभी ये जो 1/a है वो कांस्टेंट में है, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, अंदर में जो है वो क्या रह जाएगा, अंदर में रह जाएगा बस इंटीग्रल साइन z dz। अभी देखो ये भी dz है, ये भी z है, तो अभी सेम चीज रह गया, तो इसका आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं।
तो साइन जेड का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, वो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अभी जो ऊपर में इंटीग्रेशन का देखा ना सब फॉर्मूला, तो वो बिना याद रखे हुए अभी काम नहीं होगा। तो देखो साइन जेड का इंटीग्रेशन कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ फिलहाल, अब बाद में याद कर लेना। ये होता है माइनस कॉस जेड, और बाद में एक सी तो ऐड करना ही है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/a, और माइनस कॉस जेड के जगह रख देंगे ax+b, और ये प्लस सी हो गया। यही आंसर हो गया, और यही आया था ना आंसर, देखो यही आया था अपना आंसर। तो इतना लंबा क्यों करना है भाई, डायरेक्टली मतलब कर देंगे यार। डिवाइड ही तो करना है, एक्स का जो कोफिशियंट है भूल जाओ कि x+b है, सिंपली सोचो z है। अभी जैसा नॉर्मल होता है इंटीग्रेशन वैसा कर दो, और लास्ट में जो x का कोफिशियंट है a, उससे डिवाइड कर दो। तो इतना लंबा स्टोरी का मतलब शॉर्ट में तो यही है। जैसे sin 3x है, तो चलो बताओ तो sin 3x जो है वो क्या होगा। जैसे इंटीग्रल ऑफ sin 3x dx, इंटीग्रल ऑफ sin 3x dx बताओ तो क्या होगा। तो आप 3x को क्या मानो, 3x को समझ लो z है। तो साइन जेड, साइन ऑफ समथिंग, उसका साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ समथिंग। एक सेकंड, ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ समथिंग। ठीक है, जेड की जगह 3x है तो 3x से रख दिया। तो जैसे देखो ये साइन जेड है ना, तो साइन जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस जेड, तो वैसे ही रख दिया। लेकिन यहाँ पे dx था, यहाँ पे dz रहता तब तो यही हो जाता है आंसर। लेकिन यहाँ पे dx है, तो dx जो है वो तो क्या हो जाता है, dz/a हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने, मतलब डिवाइड कर देंगे कितने से, एक्स का जो कोएफिशिएंट है 3, उसी से डिवाइड कर देंगे। यही आंसर हो गया। लंबा मेथड से करोगे तो कर लो भाई, 3x की वैल्यू z मान लो आप, तो dz/dx आप लिख दोगे d/dx ऑफ 3x, दिस विल बी 3 into dx/x, ये हो गया 3। तो यहाँ से 3dx इक्वल टू dz आ गया, यहाँ से dx की वैल्यू dz/3 आ गई। अब ये आप वैल्यू डाल दो, यहाँ पे 3x की जगह क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, और dx के जगह क्या हो जाएगा, dz/3 हो जाएगा। dx के जगह dz/3 आ गया। अब ये 1/3 इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, अंदर में साइन जेड रह गया, साइन जेड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस जेड होगा, प्लस एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दिए, और जेड की वैल्यू आप बैठा दो लास्ट में, और ये एक कांस्टेंट/3 एक कांस्टेंट ही तो रह जाएगा। सो यू आर गेटिंग दिस आंसर। थोड़ा फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा कमेंट में लिख के बताना। अच्छा, तो अब जैसे मान लो कि जिनको फास्ट लग रहा है, तो वो थोड़ा सा आराम आराम से वीडियो पॉज करके टाइम ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि अच्छा भाई क्या किया हमने। नेक्स्ट एग्जांपल लिए उसको खुद से ट्राई करेंगे। और जिनको स्लो लग रहा है वो अपना 1.5x पे या 2x पे देख लो। इंटीग्रल कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, जरा करो तो वीडियो पॉज करो और बताओ तो क्या हो जाएगा ये। तो जो मेन फॉर्मूला होता था वो मैं लिख देता हूं। तो मेन फॉर्मूला जो होता था वो होता था इंटीग्रल कॉस एक्स डीएक्स, और ये होता है साइन एक्स, ये होता है साइन एक्स, लास्ट में तो सी ऐड करते ही हैं। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, एक्स की जगह वही रख दो, रहने दो साइन ऑफ एक्स प्लस बी, और सिंपली डिवाइड कर दो कितने से, एक्स का जो कोफिशियंट है उससे डिवाइड कर दो। आया समझ में। और सिर्फ साइन कॉस के लिए नहीं, मतलब ये दूसरी जगहों पर भी लगा सकते हो आप। नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट रूल्स। तो सम इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जैसे भाई ये है इंटीग्रल ऑफ बी डी एक्स। ठीक है, यार बी इज एनी कांस्टेंट, तो अभी भी मैंने बताया कि कांस्टेंट टर्म जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है। तो कांस्टेंट टर्म में बी मल्टीप्लीकेशन में है, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो बी आ गया बाहर, अंदर में रह जाएगा बस इंटीग्रल डीएक्स। और इंटीग्रल डीएक्स क्या होगा, एक्स। इंटीग्रल डीएक्स एक्स होता है भाई। आप ऐसे प्रूव भी कर सकते हो, देखो इंटीग्रल डीएक्स को लिख सकते हो 1 into dx, सो 1 into dx, 1 को लिख सकते हो x⁻0। अब x⁻n का फॉर्मूला क्या होता था, x⁻n का फॉर्मूला होता था x⁻n+1/n+1। तो आप क्या करोगे यहाँ पे कि x⁻0 का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दोगे, तो वो हो जाएगा x⁻0+1/0+1 प्लस एनी कांस्टेंट लेट अस से c1। तो ये क्या बन जाएगा, x⁻1/1, x ही तो बन गया ये। तो ये क्या हो गया, x प्लस c1।
So you can write it as bx plus bc1. Now c1 is a constant, b is also a constant. तो constant into constant एक constant ही होगा, हमने इसको c नाम दे दिया मान लो. तो इंटीग्रल b dx जो है वो क्या हो जाएगा, bx plus c. ठीक है. नेक्स्ट है, अब जैसे ये ऑलरेडी आपको बता दिए, कोई फंक्शन है और b इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये कांस्टेंट अगर मल्टीप्लीकेशन में रहेगा तो वो इंटीग्रेशन के अंदर बाहर आ सकता है, जा सकता है. तो इट विल सिंपली बी b इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स. तो ये हो गया. नेक्स्ट, अगर कोई दो फंक्शन है और बीच में प्लस या माइनस साइन है, तो आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करो, और बीच में प्लस है तो प्लस डाल दो, माइनस है तो माइनस डाल दो. एक होता है आपका इंटीग्रल यू वी डी एक्स. ठीक है. सो अगर मान लो कि u एंड v आर टू डिफरेंट फंक्शंस ऑफ x, मान लो u और v जो है दो अलग अलग फंक्शन है x का, और मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसका थोड़ा सा इंटीग्रेशन हो जाता है मुश्किल. इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, u इंटीग्रल v dx, और उसके बाद माइनस इंटीग्रल du बाई dx, मतलब u को डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रल v dx, v को इंटीग्रेट करेंगे, और दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे. काफी लेंदी हो जाता है. फिजिक्स में हमें इतना जरूरत नहीं पड़ता है, इस चीज का जरूरत नहीं पड़ता है इतना. तो बस आप फॉर्मूला इतना जान सकते हो. इसमें फिर और भी आगे है, मतलब यू किसको मानेंगे, वी किसको मानेंगे, उस पे भी मतलब रूल होता है. ठीक है, इलेट रूल बोलते हैं. तो ऐसे नहीं कि यू किसी को मान लिया, वी किसी को मान लिया. इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन में आप किसी को भी मान सकते हो, पर इंटीग्रेशन में रूल होता है. ठीक है, ILAT रूल बोलते हैं. बट भाई इतना जरूरत नहीं है, और कहीं पे आएगा वैसा तो देख लेंगे. ठीक है. बाकी तो आपको फिर मैथ्स में वो पढ़ना ही है. तो जिस चीज का हमें फिजिक्स में ज्यादा जरूरत पड़ता है ना, वही वाला देख ले रहे हैं. और इट इज प्रैक्टिस टाइम, कि मतलब इतना सारा फॉर्मूला वगैरह तो देख लिया आपने, तो अब हमारा यही रहता है कि भाई थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए. बिकॉज फॉर्मूला देख लिया आपने, लिख लिया, बट वो समझ में आया या नहीं आया वो तभी पता चलता है जब आप खुद से कुछ करते हो. ठीक है. और तभी आपका फिर वो जो है वो ब्रेन में रिटेन होता है. तो आप ये क्वेश्चंस वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो. ओके. तो देखो पहला क्वेश्चन जो है ये किस पे बेस्ड है, एक्स टू दावर एन पे. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स टू दावर 4+1 बाई 4+1 प्लस 4+1 प्लस सी. तो कितना आसान हो गया, एक्स टू दावर 5/5 प्लस एनी कांस्टेंट सी. सेकंड क्वेश्चन जो है किस पे बेस्ड है, यहाँ पे एक्स का पावर हाफ है, तो सेम ही चीज है, बस एन के जगह पे हाफ आ गया, तो सेम फॉर्मूला लगाओगे आप. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स टू दावर हाफ 1/2+1 बाई 1/2+1 प्लस सी. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू दावर 3/2 बाई 3/2 प्लस सी. सो दिस विल बी 2/3 इंटू एक्स का पावर 3/2 प्लस सी. तो ये हो गया. नेक्स्ट है ये, यहाँ पे 1/x का पावर हाफ है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये x का पावर माइनस हाफ हो जाएगा. तो बेसिकली इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू यहाँ पे माइनस हाफ हो गई. ठीक है. तो n की वैल्यू माइनस हाफ हो गई, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देंगे, n का वैल्यू माइनस हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x टू दावर n+1 बाई n+1 प्लस सी. तो ये हो जाएगा x टू दावर हाफ बाई हाफ प्लस सी. तो ये हो जाएगा 2√x प्लस सी. ठीक है. तो ये हो जाएगा, ये क्या हो गया, x का पावर -3 हो गया, तो यहाँ पे जो है वो n की वैल्यू -3 है. ठीक है. तो ये आप जो है वो कर ही लिया होगा, अगर कर लिया है तो ये आंसर मिला लो एक बार. सो दिस इज द आंसर. तो ये 4 हो गए. नेक्स्ट जो है, देखो 5 पे आते हैं. तो 5 पे क्या है, देखो ये 4 इज ए कांस्टेंट, और ये x टू दावर 5 एक फंक्शन है x का. तो ये कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन में है फंक्शन के साथ. तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन में रहता है तो क्या होता है, इसको इंटीग्रेशन के अंदर बाहर ला सकते हैं, ले जा सकते हैं. तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा, ये आपका 4 जो है बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा इंटीग्रल x टू दावर 5 dx. तो ये कितना हो जाएगा 4, और x टू दावर 5 का इंटीग्रेशन वही फॉर्मूला लगा लो आप,
तो एक्स टू द पावर 5+1 बाई 5+1 प्लस सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4x⁴ प्लस सी। अब बोलोगे सर आप ये कि ये 4 × c तो सर 4c हो जाएगा। हाँ लेकिन भाई तुम्हें तो c का ही वैल्यू नहीं पता है, तो बेसिकली वो एक कांस्टेंट ही तो है, तो कांस्टेंट इंटू 4 एक कांस्टेंट ही आएगा। तो ठीक है 4c लिखना है तुम्हें 4c भी लिख सकते हो। 4 × c कुछ अलग नाम देना है c डैश लिख दो, कुछ अलग नाम देना है c1 लिख दो, c2 लिख दो, या c रहने दो, क्या फर्क पड़ता है यार, c का तो वैल्यू ऐसे भी नहीं पता है। हम लोग तो बस ये बोल रहे हैं कि c इज ए कांस्टेंट, तो एनी कांस्टेंट इनटू 4 विल आल्सो बी ए कांस्टेंट ओनली। सो दैट इज व्हाई हमने वो c ही रहने दिया है। ठीक है, तो आपको कोई उसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको 4c लिखने का मन है बिल्कुल लिख लो। ठीक है, अच्छा ये इंटीग्रल ऑफ 2 sin x dx, अब यहाँ पे भी देखो sin x एक फंक्शन है x का, और 2 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो क्या 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। तो 2 आ जाएगा डिफरेंशिएशन के बाहर, तो ये आपका डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया, तो ये जाएगा 2 इंटीग्रल sin x dx। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटीग्रल sin x dx। और बस फिर sin x का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, माइनस कॉस एक्स और प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो ये हो गया। अच्छा, तो ये तो आसान है सर, लेकिन नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट वाला में ये गलती मत करना भैया। ठीक है, नेक्स्ट वाला कहीं ऐसा मत करना कि ये 2 को बाहर निकाल लेना, बोलना सर ये कांस्टेंट है, 2x मल्टीप्लीकेशन में है, इसको बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये साइन के अंदर है, साइन एक फंक्शन है, ये फंक्शन के अंदर है ये 2, उसको आप ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। तो अभी अभी तो आपको बताया कि इस टाइप का क्वेश्चंस कैसे करना है, जैसे 2x को z मान लोगे, z। ठीक है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि भाई इसको क्या लिख दोगे आप, माइनस कॉस ऑफ, अंदर में जो भी है 2x है तो 2x ही रहना दो, और उसको डिवाइड कर देते हैं कितने से, x का जो कोएफिशिएंट है ना 2, तो x का जो कोएफिशिएंट है 2 से डिवाइड कर देते हैं, और लास्ट में ये c ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अगर है साइन 2x+4, तो साइन ऑफ समथिंग, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ समथिंग, माइनस कॉस ऑफ समथिंग, और इसको डिवाइड कर दो कितने से, x का जो कोएफिशिएंट है ना 2 से डिवाइड कर दो, c ऐड हो गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका रहा आंसर। ठीक है, ओके, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन करो तो आप, आसानी है, मतलब मैं इधर लिख देता हूं। ये आप नेक्स्ट लिख लो, एग्जाम्पल 9, दिस इज इंटीग्रल 1 - x√x dx, और वीडियो पॉज करो और खुद से करो यार। ठीक है, खुद से करने से ही फायदा होगा भाई, तो करो, आसान है, आसान है, कर लो। चलो, हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ये √x dx और माइनस इंटीग्रल x√x dx। हम लोगों ने अभी देखा कि भाई इसको क्या करेंगे, दोनों को अलग, माइनस साइन है तो दोनों को अलग अलग कर ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका इंटीग्रल x का पावर हाफ dx, और इधर हो गया आपका x का पावर 3/2 dx। अब आप कर लो फॉर्मूला लगा के दोनों को अलग अलग, तो क्या आ गया, x टू द पावर हाफ का क्या हो जाएगा, x टू द पावर n+1/n+1, और इधर x टू द पावर 3/2 है, तो x टू द पावर 3/2 + 1/3/2 + 1। तो ये आ गया आपका आंसर, यही आया था। चलो, तो नेक्स्ट जो है, और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्योंकि अपना तो है ही कि भाई एग्जांपल ले लेके करना है, अदरवाइज क्या होता है कि पढ़ लिया और जब तक प्रैक्टिस नहीं हुई तो फिर वो रिटेन रहता नहीं है माइंड में। तो इसलिए जो है मैं मेक श्योर करता हूँ कि प्रैक्टिस हो जाए आपकी, और आप वीडियो पॉज करके आप प्रैक्टिस कर लो। तो इंटीग्रल ऑफ 3x² + 1/x² - 2x dx। चलो इसको भी कर लो आप, वीडियो पॉज करो करो।
ओके, तो तीन टर्म है यहाँ पे, तीनों को क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। ये हो जाएगा इंटीग्रल 3x² dx प्लस इंटीग्रल 1/x² dx और माइनस इंटीग्रल 2x dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये 3 जो है बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन के, अंदर में क्या रह जाएगा, x² dx प्लस ये क्या हो गया, x का पावर -2, यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगा देंगे, x का पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, और x का पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। और आप बोलोगे कि सर आपने c छोड़ दिया, सर इंटीग्रेशन किया और सर आपने c छोड़ दिया सब में। चलो मैं आपकी बात मान लेता हूं, आपकी भावनाओं का मैं कदर करता हूं। तो ये हो जाएगा 3x³ / 3 और प्लस 3c1, और इधर हो गया आपका प्लस x⁻⁻1 x⁻, क्या हो जाएगा ये x⁻, ये हो जाएगा -1/-1, तो मतलब ये हो जाएगा -1/x। तो इसको आप लिख लो -1/x और प्लस c2 हो गया, प्लस हो गया ये c2, और इधर हो जाएगा ये -2x²/2 और इधर हो गया ये -2c3। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये कट गया तो x³ -1/x और ये 2 कट गया तो -x²। और ये जो है ना मेरे दोस्त 3c1 + c2 - 2c3, अब तुम्हें तो किसी का वैल्यू नहीं पता, ना c1 पता, ना c2 पता, ना c3 पता, तो इन सबको आप जोड़ोगे साथ में 3c1 + c2 - 2c3 करोगे तो वो एक कांस्टेंट ही तो आएगा, तो वो कांस्टेंट को c नाम दे दो। तो एक बात बताओ यार, जब ये सब कांस्टेंट जो है बाद में मल्टीप्लाई होके, ऐड होके, सब्ट्रैक्ट होके वो कांस्टेंट कांस्टेंट ही रह जाता है, तो क्यों हम बार बार ये c1 c2 c3 लिख के ढोएंगे, नहीं ढोएंगे बार बार, तो आगे से ये काम नहीं करेंगे। सब लास्ट में क्या करेंगे, जब आंसर आ जाएगा तो लास्ट में एक सी लिख देंगे बस, बस। ठीक है, तो ये तो आपको समझने के लिए मैंने कर दिया कि आप कंफ्यूज ना हो कि यार सब सर को जब मन करता है तो सी डाल देते हैं, जब मन करता है तो हटा लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये दिखा दिया आपको करके, तो आगे से आप क्या करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, नॉर्मल निकालेंगे और लास्ट में एक सी ऐड कर देंगे बस। तो ये था हमारा, और ये आपका, अच्छा इसमें ना एक और चीज होता है जो कि आपको याद रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कर लो आप। ये जो अभी आपने फॉर्मूला देखा ना कि इंटीग्रल x⁻n dx इज इक्वल टू, ये आपका होता है x⁻n+1/n+1 + c। तो यहाँ पे एक चीज ये होता है कि यहाँ पे n की कोई भी कांस्टेंट वैल्यू चलेगी, लेकिन n का वैल्यू ना -1 नहीं होना चाहिए, n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, -1 छोड़ के बाकी सब चलेगा। तो -1 होगा तो सर क्या हो जाएगा, तो अगर -1 होगा, तो -1 होगा तो ये हो जाएगा x⁻1 dx, मतलब ये 1/x हो जाएगा। और 1/x का ऊपर में देखो, याद करो ऊपर में हमने फॉर्मूला लिखा है 1/x का ln x, और ln x और प्लस प्लस आपका क्या हो गया, प्लस c। अच्छा, ऊपर में जो हमने बहुत सारा ये देखा था ना कि साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स, वो सबको दिखाया था, तो वो फॉर्मूला ही होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, लास्ट में वो रिजल्ट दे दूंगा सब, ठीक है लास्ट में, और आपको सब जगह वो बुक में लिखा हुआ मिल भी जाता है। खैर कोई बात नहीं, आपको नहीं मिले तो मैं लास्ट में जो है, लास्ट में नहीं, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले, मतलब ये सब न्यूमेरिकल वगैरह खत्म हो जाएगा तो वो फॉर्मूला का लिस्ट में आपको दे दूंगा। चलो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इसको कर लो आप, ये कुछ क्वेश्चंस हैं इनको आप कर लो। tan²x, अच्छा इंटीग्रेशन पता है सारे फंक्शंस का नहीं हो सकता है, सारे फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है। डिफरेंशिएशन तो मतलब फिर भी मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग कर लेते हैं, तो इसीलिए इंटीग्रेशन है बड़ा ही डेंजरस। ठीक है,
अच्छा आप देखो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो ये सब आप तभी कर पाओगे ना जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा। अब एक फॉर्मूला ऊपर में पढ़ा कि भाई इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स जो होता था वो होता था tan एक्स, वो tan एक्स होता था। अब हमें सेक स्क्वायर एक्स का तो पता है पर tan स्क्वायर एक्स का नहीं पता है, तो tan स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हैं क्या? या वीडियो पॉज करके पहले ट्राई कर लो, नहीं होता है तो फिर मैं बताता हूँ। तो tan स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख लेंगे, tan स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो इससे क्या होगा, ये माइनस साइन आ गया, हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स अलग हो गया और माइनस इंटीग्रल डीएक्स, वन इंटू डीएक्स या सिंपली डीएक्स लिखो एक ही बात है। अब यहाँ पे हमें दोनों का फॉर्मूला पता है, लाइक सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan एक्स और ये माइनस डीएक्स का होता है एक्स, और बाद में एक सी ऐड कर दो, तो इसका यही हो गया आंसर। सिमिलरली साइन, अच्छा साइन स्क्वायर एक्स का क्या करें भाई, साइन स्क्वायर एक्स को सर लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन हमें तो कॉस स्क्वायर एक्स का भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, साइन स्क्वायर एक्स का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो करें क्या, अब देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है ना कि जो फॉर्मूला है गिवन, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि जो फंक्शन दिया हुआ उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है, मतलब जिसका फॉर्मूला आप याद करके रखते हो। अब साइन स्क्वायर एक्स जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स या फिर साइन क्यू एक्स हो या फिर कॉस क्यू एक्स हो, इस टाइप का चीज रहता है ना, तो हम लोग इसको क्या करते हैं साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स इस तरह के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स ये सब तो हम लोग आराम से लिख पाते हैं, राइट। तो अब जैसे देखो साइन स्क्वायर एक्स है, इसको क्या आप कॉस टू एक्स वगैरह के फॉर्म में फॉर्मूला पढ़ा होगा अपने ट्रिग्नोमेट्री में, ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? देखो नहीं पता है तो आप देख लो, कॉस टू एक्स आपने पढ़ा होगा, ये होता है कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नहीं पढ़ा है तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ऐसे जगह लिखो जिसको आप बार बार देख के याद कर सको। तो कॉस टू एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अभी कॉस स्क्वायर एक्स को इफ आई राइट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो ये बन जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, या फिर आप इसको साइन स्क्वायर एक्स को लिख दो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो ये बन जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तीनों आपको तीनों याद रखना है, ये भी और ये भी। अब यहां से क्या है इस वाले फॉर्मूला से, सो दिस इज अगर मैं यूज करूं cos 2x इज इक्वल टू दिस, तो आप यहां से लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स जो आएगा ये आपका आ जाएगा वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, तो साइन स्क्वायर एक्स आप यहां से लिख सकते हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी होता है, मतलब साइन स्क्वायर एक्स आपको याद रखना है वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू होता है। और सिमिलरली आप cos 2x भी लिख सकते, सॉरी सिमिलरली आप cos स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो, जैसे इस वाले फॉर्मूला से cos स्क्वायर एक्स जो है वो हो जाएगा कितना वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू। तो ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। तो देखो आपको निकालना था इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, अब ये फॉर्मूला का यूज करके आप ट्राई करो, तो फिर से फॉर्मूला पता चल गया आपको और इंटीग्रेशन आपको आता ही है, तो एक बार फिर से ट्राई करो। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, तो साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू डीएक्स, और यहाँ पे क्या करेंगे वन बाई टू कॉन्स्टेंट है इसको इंटीग्रेशन के बाहर कर लेंगे, अंदर में रह जाएगा बस वन माइनस कॉस टू एक्स डीएक्स। अब यहाँ पे दो टर्म्स है दोनों को अलग अलग कर लो, तो एक हो गया वन डीएक्स दूसरा हो गया इंटीग्रल कॉस टू एक्स डीएक्स। इंटीग्रल वन डीएक्स इंटीग्रल डीएक्स तो एक्स होता है, तो ये फर्स्ट टर्म तो एक्स हो गया, और cos 2x का इंटीग्रेशन तो अभी अभी हम लोगों ने निकालना सीख लिया है, cos x का sin x होता है, तो cos 2x का sin 2x हो जाएगा, और डिवाइड कर देते हैं हम लोग x के कोफिशिएंट से जो कि यहाँ पे है 2, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin 2x बाई 2, ठीक है। तो ये प्लस बाद में c आप ऐड कर दो, तो ये हो गया। तो ये नेक्स्ट उसी टाइप का है इंटीग्रल cos स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो अभी अभी आपने फॉर्मूला देखा था cos स्क्वायर एक्स का, तो हम लोग उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे बिकॉज cos स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आप ट्राई करो सेम वे में। तो ये देखिए cos स्क्वायर एक्स को हम लोगों ने लिखा था कितना वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू, ठीक है, वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू। अब यहाँ पे हाफ कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल लो,
और ये बाहर आ गया, अंदर में रह गया 1 + cos 2x dx। अभी दोनों को अलग अलग कर लेंगे और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना। तो अभी तो हम लोग देख लिए ये हो जाएगा cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो ये हो गया sin 2x डिवाइडेड बाई x का जो कोफिशियंट है 2। बाद में हम लोग c ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन लो। ये है आपका इंटीग्रल dx बाई 1 + cos x। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो आप, ये है इंटीग्रल dx बाई 1 + cos x। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे आप, सोचो, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। तो यहाँ पे फैक्टराइज कर देंगे हम लोग, लाइक ऊपर नीचे 1 - cos x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये नीचे में डिनोमिनेटर जो हो जाएगा, ये इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ a + b × a - b। तो ये हो जाएगा a² - b²। तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 - cos²x। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 1 - cos²x आ गया और न्यूमरेटर में ये आ गया। अभी 1 - cos²x जो है इसको आप लिख सकते हो sin²x। अब इसको आप दो पार्ट में तोड़ लो, तो एक हो गया, एक पार्ट 1/sin² और दूसरा हो गया -cos x/sin²। तो 1/sin² जो होता है ये आपका हो गया cosec²x, और ये cosec/sin², ये आपका हो जाएगा cosec x × cot x। अब ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है cosec² का -cot x, और ये आपका जो cosec x cot x है, तो इसका आपका इंटीग्रेशन होता है -cosec x। तो ये आंसर हो गया। तो इंडेफिनिट पे आपने ये क्वेश्चंस देख लिए, और नीचे में जो है वो आपको सारा फॉर्मूला दिया हुआ है। इसके जस्ट बाद आप उसको एक जगह पे लिख के रख लें, और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है वो। तो वो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप एक बार उसको देख लीजिएगा। तो ये रहा फॉर्मूला, आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप अपने नोट्स में लेकिन लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ऊपर के जो 10 है वो बेसिक है, याद रखना ही है। नीचे वाला जो है इस पे आपको क्वेश्चन करवा ही दिया, सब स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो है वहां पे, और ये सब प्रॉपर्टीज पे आपने क्वेश्चन कर ही लिया है। लास्ट में एक इंटीग्रल tan x है ln sec x। फिजिक्स में कहीं कुछ खास यूज में आता नहीं है। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट लेक्चर डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।